बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता के बारे में। अम्लीयता क्या होती है, किस प्रकार से यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट हमारा कि कोई भी अम्ल जो होता है उसकी पहचान करनी हो, तो पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे पानी के अंदर घोलते हैं। पदार्थ को पानी में घोलने पर अगर वह जल के अंदर या पानी में H+ आयन देता हो, कौन सा आयन, H+ आयन देता हो, तो वह क्या होता है, अम्ल होता है। ये जनरली हम पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं, है ना। अब यहां ये कहा जाता है कि जब हम इस अम्ल को पानी में घोलते हैं तो पानी में डालने पर यह दो आयन बनाता है, एक बनाता है ऋण आयन और एक बनाता है धन आयन। ठीक है, अब कैसे बनता है चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O और OH, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है ना। अब ये किसके अंदर हमने इसे डाला, जल के अंदर H2O में, तो यहां से एक H जाएगा इसके पास, तो ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O+, और ये खुद किसके अंदर बन जाएगा, ऋण आयन के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। अब ऋण आयन में कैसे बदलता है, तो RCOO- प्लस H3O+ आयन। आप इसको RCOH ही लिख दो, ये है RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल जल से क्रिया करके बना रहा है कार्बोक्सिलेट आयन। इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन, और इसका नाम आप जानते हो, हाइड्रेनियम आयन, हाइड्रेनियम आयन। ठीक है, अब ये तो एक जनरल चीज हुई कि जल के अंदर ये H3O+ आयन देता है और इसी के कारण हम कहते हैं कि अम्लीय गुण दर्शाता है। ठीक है, अब हम इसमें एक नियम लगाते हैं जो 11th क्लास के अंदर था, द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम, क्रिया अनुपाती नियम के आधार पर, द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम के आधार पर इसमें हम लेंगे साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक के इक्विलिब्रियम आयनन। ठीक है, इसका मान जब अपन लिखते हैं तो द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद की सांद्रताओं का गुणनफल और क्रियाकारक की सांद्रताओं के गुणनफल का अनुपात हमेशा साम्य अवस्था स्थिरांक के बराबर होता है। तो हमें पहले ये लिखना है, इसको यूं दर्शाओगे RCOO- एक, और उधर क्या है H3O+ आयन। ठीक है, और बटा में आ जाएगा RCOOH और H2O। ठीक है, ये है पहला समीकरण। ये E इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं, आयनन के हिसाब से दिया गया, तो K EQ बराबर होता है साम्यावस्था स्थिरांक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि H2O को इधर लाते हैं। H2O को इधर लाने का मतलब ये यूं होगा कि H2O इधर लाओ इसके पास, या इसे लिखा जाता है KA के बारे में। अभी इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसका मान जब अपन लिखेंगे तो ये यूं आ जाएगा RCOO- H3O+ बटा क्या रह जाएगा RCOO
अब ये है समीकरण संख्या 2। अब देखो आप यहां मैंने लिखा है कि इसमें से जल जो होता है, जल का हमने यहां गुणा कर दिया, इसको बाहर लेके आया इसके साथ में, तो ये KH2O के रूप में लिखा जाता है। अब KH2O इसे बोलते हैं हम अम्ल वियोजन स्थिरांक। और अम्ल वियोजन स्थिरांक को एक और नाम, एक और प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं, Ka के द्वारा। ठीक है, तो ये Ka क्या होता है अभी अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, इस अम्ल को पानी में डाला, ये बना कार्बोक्सिलेट ऋण आयन और साथ में बना हाइड्रोनियम आयन। अब इसमें द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम लगाते हैं, तो K इक्वल बराबर पहले ये लिखना है ऊपर और ये नीचे लिखना है। तो ये है कौन सा, साम्य अवस्था स्थिरांक। और यहां पर हम सेकंड स्टेप में H2O को इधर लाते हैं और ये बन जाता है KH2O, यानी ये पूरा अम्ल वियोजन है। अम्ल वियोजन स्थिरांक को Ka के द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहां एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि Ka जो अम्ल वियोजन स्थिरांक है, इसका मान जितना अधिक होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका मान जितना अधिक होगा, अम्ल में वियोजन की प्रवृत्ति उतनी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जब वियोजन प्रवृत्ति बढ़ेगी तो अम्लीयता का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, चलो इसके बारे में अभी बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए अब हम लेते हैं Ka के बारे में कि भाई Ka क्या है, इसको क्या दर्शाते हैं, किस प्रकार से, थोड़ा सा इसके बारे में जनरल जानकारी लेते हैं अपन। Ka अम्ल वियोजन स्थिरांक। देखो Ka अम्ल वियोजन स्थिरांक। ठीक है, अब इसमें एक सिंपल सी लाइन बतानी है जो अपन शॉर्ट में, इसका मान जितना अधिक होगा, ठीक है, वियोजन की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। और वियोजन की प्रवृत्ति जब बढ़ती है, क्या कहता है, इसका मान जितना ज्यादा होगा, वियोजन की प्रवृत्ति, जैसे हमने पानी में डाला अम्ल को, तो उसमें आयन बनाने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, अम्लीयता उतनी क्या होती है, अधिक होती है। अम्लीयता उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। अम्लीयता जो होती है वो उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। अब इसी के साथ में एक और दिया गया है pKa, pKa, ठीक है ना। pKa जो होता है वह हम ये कहते हैं pKa बराबर होता है -log10 Ka। इसका मतलब ये होगा, ये अम्ल वियोजन स्थिरांक का ऋणात्मक लघुगुणक मान होता है। हम क्या बताते हैं, अम्ल वियोजन स्थिरांक का ऋणात्मक लघुगुणक मान होता है। ऋणात्मक क्या होता है, लघुगुणक। ठीक है, ये ऋणात्मक लघुगुणक है। और ये इसका उल्टा है। उल्टा कैसे, कि pKa का मान जितना ज्यादा होगा, क्या लिखते हैं, pKa का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, अम्लीयता उतनी ही क्या होती है,
कम होती है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऋणात्मक लघुगणक है, यानी इसका ये मान जितना ज्यादा होता है वियोजन प्रवृत्ति उतनी अधिक होती है, और ये मान जितना अधिक होगा वियोजन प्रवृत्ति उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होते ही सीधा है, इसमें तो अम्लता बढ़ रही है और इसमें अम्लता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अंदर हम आगे लेंगे कि जो ये pKa का मान है उसके आधार पर अम्ल की प्रवृत्ति बताई गई है कि भाई pKa का परास दिया गया है, pKa का परास दिया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है वो है प्रबल अम्ल। कितना होगा प्रबल अम्ल जो है ना, एक होता है प्रबल अम्ल, ठीक है, दूसरा है मध्यम प्रबल अम्ल, और तीसरा है दुर्बल अम्ल, ठीक है, और चौथा है अति दुर्बल अम्ल। ये pKa के आधार पर दिए गए कि अगर pKa का मान 1 से कम है, किससे 1 से कम, ये है 1 से कम इसका मान pKa का, तो वह कौन सा होता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे इसमें उदाहरण पढ़ोगे आप आगे, कुछ अपने नोट्स जो हम दे रहे हैं अभी, तो अब जो नेक्स्ट आपके 12th क्लास की वीडियो ये नोट्स दिए जाएंगे वह इसी लेसन के हैं, ठीक है, ताकि आप ये लेसन अपना कंप्लीट होने वाला है, बुधवार तक कंप्लीट हो जाएगा, और उसी के ऊपर तब तक आप ये नोट्स ले जाओगे। नेक्स्ट जब आपकी बोलेंगे आपको वीडियो ये नोट्स ले जाने के लिए, तब आप नोट्स ले जाना, और उसके अंदर कुछ उदाहरण दिए हुए pKa के, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1 से कम है तो प्रबल अम्ल, फिर मध्यम प्रबल अम्ल। अब मध्यम प्रबल अम्ल का आंकड़ा दिया गया है 1 से 5 के बीच में, कितना, 1 से 5 के मध्य, ठीक है, 1 से 5 के मध्य। और दुर्बल अम्ल आएगा तो वो आएगा 5 से 15 के बीच में, कितना, 5 से 15 के मध्य, ये कौन सा अम्ल आएगा, दुर्बल अम्ल। और अति दुर्बल अम्ल होगा वो 15 से 25 के बीच में। तो ये किसके मान है, pKa के, कि भाई pKa हम कह रहे हैं ना कि pKa का मान जितना अधिक है अम्लता उतनी क्या होती है, कम। अब आप यहां देखो अति दुर्बल अम्ल कौन होगा, जिसमें pKa का मान 15 से 25 यानी सबसे ज्यादा मान दिया गया है, तो उसके आधार पर देखो, फिर दुर्बल अम्ल 5 से 15, फिर मध्यम प्रबल अम्ल 1 से 5, और प्रबल अम्ल होता है 1 से कम। इसका मतलब 1 से कम जिसका भी मान होगा वह अम्ल उतना ही क्या होता है, प्रबल होता है। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, किसके, pKa के मान के आधार पर। और Ka के लिए कुछ उदाहरण दिए हुए, जैसे फॉर्मिक अम्ल, दूसरा है अपने एसिटिक अम्ल, और तीसरा है प्रोपेनोइक अम्ल। तो इनके Ka के मान दिए गए, उसमें भी ध्यान रखिएगा कि ये जो वसीय अम्ल होते हैं ये सारे वसीय अम्ल है, और वसीय अम्ल हमेशा हम जब बात करते हैं तो इसको भी अपन अभी दर्शा देते हैं। मैं चलो इसका मान वगैरह लिख देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसको नोट करने के लिए। अब ये ना शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब Ka के मान की जब बात करते हैं तो ये जनरल आपको बता देता हूं कि जो वसीय अम्ल होते हैं वह दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। तो दुर्बल अम्ल की तरह अगर वो व्यवहार करता है तो उनमें भी क्या होता है कि अणुभार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अम्लता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए,
तो कुछ वसीय अम्ल के उदाहरण, जैसे हम कहते हैं, यहीं पर बता देता हूं कि कुछ वसीय अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, जिनका अणुभार बढ़ने पर अम्लीयता जो होती है वह कम होती जाती है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा अम्लीयता कम होती जाएगी। जैसे हम लेते हैं, सबसे पहले आता है फॉर्मिक अम्ल HCOOH, इसमें कार्बन एक है। अब दूसरा हम लेते हैं CH3COOH। अब देखो अणुभार बढ़ा, पहले एक कार्बन का अम्ल, फिर दो कार्बन का, अब हम लेते हैं तीन कार्बन का, तो CH3 CH2 और COOH। अब ये प्रोपेनॉइक अम्ल आ गया। ठीक है, तो देखो आप, ये है फॉर्मिक अम्ल, ये है एसिटिक अम्ल, है ना, और ये है प्रोपेनॉइक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल या प्रोपेनॉइक अम्ल। अब इन तीनों के ए का मान अगर अपन देखते हैं, ठीक है ना, तो इसका तो होता है 17.7, इसका फॉर्मिक अम्ल का 17.7 इंटू 10 की घात -5। अब इसका मान ज्यादा है, फिर यहां आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.75 के आसपास। ठीक है, इसका मान दिया है 1.75 इंटू 10 की पावर -5। देखो इसका है 17.7, इसका हो गया 1.75 और उसका हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की घात -5। अब देख लो आप, पी के ए का मान, ये सॉरी के ए का मान सबसे ज्यादा किसका है, फॉर्मिक अम्ल का, फिर उससे कम एसिटिक अम्ल और सबसे कम किसका है, प्रोपेनॉइक अम्ल का। तो ये थोड़ा सा आप नोट कर दो। ठीक है, अब इसका सबसे मेन पॉइंट कि जो अम्ल वियोजन हुआ है, तो अम्ल वियोजन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऋणायन बनता है। अब इसकी अनुनादी संरचना है सबसे मुख्य रीजन हम अब ले रहे हैं इसका, जिसमें अब अपना सभी टॉपिक थ्योरेटिकल है, तो आज तो अपन अभी इसकी अनुनादी संरचनाएं ले रहे हैं। ये आपको के बारे में बता दिया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लेंगे इसकी तुलना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा प्रबल अम्लीय है फिनॉल से या अल्कोहल से, तो तुलना लेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा उसका, वो होगा अपना कौन सा, ये प्रतिस्थापी समूह जो जुड़ते हैं अम्ल से, जिससे उसकी अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी संरचना को यूं बताएंगे कि ऑक्सीजन जो परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु की विद्युतीयता ज्यादा है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये यूं खींचा इसने। अब ये यहां गया तो यहां क्या आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा भाई, यहां आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहां माइनस आते ही साथ ये बंध दुर्बल होने की प्रवृत्ति में आ जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये ऑक्सीजन परमाणु है OH का, इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 2, ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास रहेगा।
ठीक है, क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉन इधर आए फिर यहां से इधर आए, अनुनादी संरचना आप जानते हो। अब क्या हुआ देखो, इसमें यहां आ जाएगा माइनस आयन। ठीक है, देखो क्या करते हैं अपन, आर सी इधर ओ माइनस, ठीक है, और यहां अब इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बताओ, डबल बॉन्ड ओ, और इधर H। अब ऑक्सीजन पर आवेश कौन सा आ गया, प्लस, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने इस बंध को बचाने के लिए यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म इधर दिया है बंध बनाने के अंदर। ठीक है, तो ये संरचना होती है फर्स्ट, और ये कौन सी है, सेकंड संरचना। अब देखो आप, अब संरचना कैसे बनेगी, यहां ये हुआ कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में हो गई कमी सेकंड संरचना के अंदर। ठीक है, तो हम यहां अगर इसकी लैंग्वेज लिखना चाहें तो सीधा बता सकते हैं कि सेकंड संरचना में, देखो ध्यान दीजिएगा, सेकंड संरचना में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होने से वह OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करती है, जिसके कारण या जिससे यह OH बंध क्या हो जाएगा। अब देखो आप, यहां से इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगी तो O और H के बीच का बंध दुर्बल हो जाएगा, और बंध दुर्बल होने से H प्लस प्रोटॉन के रूप में निष्कासित होता है। क्या होता है, निष्कासित होता है, तथा कार्बोक्सिलेट ऋण आयन कार्बोक्सिलेट ऋण आयन का निर्माण होता है। देखो क्या बात कही है इसने, ये कह रहा है हमारे पास सेकंड संरचना ये, चलो अपन इसकी संरचना बना के फिर अपन इसके बारे में इस लैंग्वेज को देखते हैं। वो है संरचना आर सी ओ माइनस डबल बॉन्ड O इधर H, ये थी। देखो ऑक्सीजन पर हम देख रहे हैं प्लस आयन है ना, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, इसके पास कम हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। अब अपना इलेक्ट्रॉन घनत्व पूरा करने के लिए ये क्या करता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, न्यू। ठीक है, अब जैसे इधर इलेक्ट्रॉन आए ये बंध टूटेगा, और बंध के टूटने से यहां पर तो आ जाएगा डबल बॉन्ड तो है ही। ये कैसी संरचना बनती है देखिएगा ध्यान से, ये यहां तो वही रहेगा डबल बॉन्ड तक, ये है आर सी डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहां आ जाएगा O, सॉरी यहां तो क्या है हमारे पास सिंगल बॉन्ड, ये माइनस, यहां डबल बॉन्ड, पहले से इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन युग्म था, ये आपको दिख रहा है, ये डॉट है ना, ये देखो ये एक डॉट यहां लिखा हुआ है, ये थे ना। अब इलेक्ट्रॉन इधर एक युग्म आया है,
तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कितने हो जाएंगे, 2 युग्म हो गए, और हाइड्रोजन इसमें से क्या हो जाएगी, प्लस के रूप में हटेगी। और ये किसके रूप में, हमने यहां लिखा है प्रोटॉन के रूप में हटती है। तो ये देखो आप यहां ऋणायन बन रहा है, आप अब इसको शॉर्ट में लिखोगे ना, तो ये है क्या, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। तो ये कौन सी संरचना हुई, सेकंड, ये है, ये सेकंड संरचना हुई है। और ये अपने पास कौन सी संरचना है, थर्ड संरचना। ये कार्बोक्सिलेट ऋण आयन है, इसको यूं भी दर्शाते हैं RCOO माइनस के रूप में, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं हम इसके अंदर कि यहां से फर्स्ट संरचना में पहले अपन ये अनुनाद बताते हैं, अनुनाद बताते हैं, सेकंड संरचना बनती है जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ने यहां पर एक युग्म दिया, ऑक्सीजन ने युग्म देते ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गई, कमी हो गई। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही है, 4 होने चाहिए थे, प्लस आ गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होते ही ये क्या करता है, OH बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। OH बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचते ही यहाँ 2 से कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए या 2 युग्म बन गए, और H प्लस आयन इसमें से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब ये बना है कार्बोक्सिलेट आयन या ऋण आयन। और एक नंबर का सवाल कि कार्बोक्सिलेट ऋण आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाओ। हम ऊपर क्या ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल था, इसकी ये संरचना बनी, ठीक है। अब हम लेते हैं कार्बोक्सिलेट ऋण आयन की अनुनादी संरचनाएं, थर्ड हो गई है, और थर्ड और फोर्थ 2 संरचनाएं इसके अंदर बनती है, और वही अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, स्थायित्व होता है, और स्थायित्व होने के कारण इसका अम्लीय प्रकृति सबसे अधिक होती है। किसके, कार्बोक्सिलेट ऋण आयन जो बनता है वह अनुनाद द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करता है, इसीलिए कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इस तीसरी संरचना को उठाते हैं यहां और इसकी अनुनादी संरचना लेते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके हो गया। अब देखिए आप, अब हम यहां से इसकी अनुनादी संरचनाएं लेते हैं। इसकी थर्ड नंबर हमारे पास ये संरचना है, अब देखो थर्ड नंबर क्या है, ये संरचना है ना, ये है R C। अब इसको यूं दर्शाते हैं अपन, डबल बॉन्ड O, ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4, और इधर है O, कितने 1 2 3 4, लेकिन आवेश क्या है, माइनस। ये कौन सी संरचना है, थर्ड। अब हमें इसकी अनुनादी संरचना बनानी है। आप अनुनादी संरचना आसानी से बना सकते हो। आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या होगा, देखिएगा ध्यान से कि ये माइनस वाला जो है ना, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देगा, ठीक है। यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि थी, तो 1 युग्म इधर आया, तो इसके और इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब इसके और इसके बीच में जैसे ही डबल बॉन्ड बना, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म इधर जाएगा, तो माइनस आवेश कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। कैसे आता है, देखो R C। अब यहां से देखिए डबल बॉन्ड, ये माइनस वाला है, चलो इसको यूं बता देते हैं, ये माइनस, ये आया, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। और 2 युग्म है, ये 1 ये 2। अब ऊपर देखो, ऊपर वाली संरचना में बंद इधर गया, ये एक बंद इधर जाते इसके पास हो जाएंगे 1 2 3 और 4, और ऊपर आवेश क्या जाएगा, माइनस का। ये कौन सी संरचना बनी, फोर्थ संरचना। वापस रिपीट करना हो, ये इधर ले जाओ और ये वापस इधर बंद बनाएगा,
तो ये है कार्बोक्सिलेट ऋण आयन की अनुनादी संरचना। संरचना क्या है? RCOO माइनस संरचना है। और इसमें ये लिखते हैं कि अनुनाद संरचना के कारण ही यह स्थायी होता है या स्थायी हो जाता है और इसकी अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने क्या लिया? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लेंगे अल्कोहल फिनॉल की तुलना कार्बोक्सिलिक अम्ल से अम्लता के बारे में, 2 सवाल के रूप में। और उससे लास्ट लेक्चर होगा अपना, यानी इस वीक अपना ये लेसन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आप बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आगे नोट कर दीजिएगा।